चैप्टर का नाम हमारा जो है आज वो क्या नाम है चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब देखिएगा बड़े ध्यान से क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ इस सवाल पे चलेगी। सवाल क्या देखना बड़े ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज नॉट। मतलब क्या है, हम कैसे जान पाएंगे देख करके कि कोई चीज़ अलाइव है, मतलब क्या हुआ अलाइव का, कोई चीज़ जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज़ अलाइव है या फिर नहीं है तो आप कैसे जान पाएंगे। मैं चाहूँगा तस्वीर से पूछना कि आप कोई एक ऐसा बताइए, देखिए मैं जान जाऊँ कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं जिंदा हूँ, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या नाम है, यस प्लीज़ बैठ जाइए। क्या हम लोग बोल सकते हैं देख करके कि कोई जिंदा है या फिर नहीं, उसकी क्या क्राइटेरिया होगा, ऐसा उसके अंदर क्या हो कि उसको हम लोग जिंदा बोल देंगे। मूवमेंट उसके अंदर होना चाहिए, उससे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लिविंग है। एक और मैं चाहूँगा पूछना करीम से कि कैसे हम जान पाएंगे कोई चीज़ जिंदा है या फिर नहीं जिंदा है, अगर आप मुझे बताएं तो। करीम कुछ बोलो यार, लाइव जा रहा है कुछ भी आप बोलिए उसमें कि जिंदा है। तुम कैसे ये जान पाओगे कि तुम जिंदा हो, हाँ खाना खा रहे हो तो तुम क्या जान जाओगे कि तुम जिंदा हो। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है इसके अंदर इस बारे में। ठीक है, देखना क्या लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट इज अलाइव, विजिबल वर्सेस इनविजिबल मूवमेंट। बात करते हैं कैसे क्या है। अगर हम लोग बात करें विजिबल मूवमेंट के बारे में, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले, विजिबल का मतलब क्या है, ऐसी मूवमेंट जो हमको दिखाई दे रही है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, विजिबल मूवमेंट बोलेंगे। अब समझना क्या लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल अ डॉग रनिंग, अ काउ चूइंग कट, कट का मतलब बेसिकली घास जो वो खा रही है। ठीक है, अ मैन शाउटिंग लाउडली और अ प्लांट विजिबली ग्रोइंग। मतलब क्या है, अगर हम लोग बात करें विजिबल मूवमेंट की तो हम देख करके कैसे जान पाएंगे कोई चीज़ जिंदा है या नहीं। अगर उसके अंदर विजिबल मूवमेंट हो रही है तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, जिंदा है। जैसे मान के चलो एक कुत्ता दौड़ रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो उसको देख के हम लोग क्या जान जाएंगे कि वो क्या है, जिंदा है हमारे सामने। लेकिन मान के चलो कोई विजिबल मूवमेंट नहीं कर रहा है तो क्या हम उसको बोल देंगे कि वो मर गया है, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लिमिटेशन क्या है इस चीज़ की, एनिमल्स कैन ब्रीथ और स्लीप विदाउट विजिबल मूवमेंट। मतलब क्या, एनिमल मान लो, ह्यूमन मान लो, हमारे अंदर ब्रीथिंग चलती रहती है। ठीक है, हम बैठे हैं उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, हम जिंदा हैं। हम सो गए हैं उस टाइम पे कोई विजिबल मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन उस टाइम पे भी हम क्या हैं, जिंदा है। इसका मतलब सिर्फ विजिबल मूवमेंट को देख करके हम ये नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ जिंदा है या फिर नहीं जिंदा है। देखना क्या लिखा है कंक्लूजन में, लिखा है तुम्हारा यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग का मतलब क्या हुआ, डिफाइनिंग का मतलब क्या है, अगर विजिबल मूवमेंट को डिफाइन करना है तो हम लोग सिर्फ, अगर क्या कहते हैं लाइफ को डिफाइन करना है तो हम लोग सिर्फ विजिबल मूवमेंट को देख करके लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब विजिबल मूवमेंट एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग थिंग के लिए या फिर अलाइव बोलने के लिए किसी को। इसलिए क्या लिखा है, यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। मतलब क्या है, सिर्फ विजिबल मूवमेंट को देख करके हम नहीं बोल सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, इनविजिबल मूवमेंट की। समझना कैसे क्या लिखा हुआ है, लिखा है तुम्हारा, उसको बंद कर दो डोर को, मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। मतलब क्या है, ऐसी भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रही होती है जो हम लोग देख नहीं पाते। इसलिए यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, ओवर वेरी स्मॉल स्केल। मतलब क्या है, बहुत धीरे हो रही है, फिर बहुत छोटी मूवमेंट हो रही है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट कंफर्म दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर लाइफ। मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है क्या है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। बेसिक बात ये, मॉलिक्यूल मतलब कौन, जितने भी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में हैं। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का भी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में होता है, अगर आपको पता है तो। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है बॉडी में, फिर इस ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब अगर इस ग्लूकोज के पार्टिकल या फिर इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम सेल तक नहीं पहुंचाएंगे मूवमेंट करके तो ये सेल तक जाएगा नहीं, और सेल को एनर्जी, तो सेल क्या होगा, मर जाएगा। और अगर सेल मर गया तो हम भी जाना ही पड़ेगा, हमें भी, सिंपल सी बात ये। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही बेसिस है। विजिबली मूव नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अंदर से इनविजिबल मूवमेंट्स या फिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या बात लिखी है, देखना ध्यान से, क्या लिखा है तुम्हारा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर लाइफ। अब देखना ध्यान से, नोट करने वाली बात क्या है, लिखा है तुम्हारा कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। लिखा है स्टूडेंट्स ऑफन राइट मूवमेंट और लोकोमोशन एज द अल्टीमेट साइन ऑफ लाइफ। क्या ये बात सच है, मूवमेंट या फिर लोकोमोशन अल्टीमेट साइन है। लोकोमोशन का मतलब लोकेशन चेंज करना, अपनी प्लेस चेंज जब हम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं भी कर रहा हूं तो उस टाइम पे मैं क्या हूं, लिविंग हूं। इसलिए क्या लिखा है, स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये बात क्या कॉमन मिस्टेक है। अब देखना क्या लिखा है,
एनसीईआरटी क्लियरली स्टेट्स विजिबल मूवमेंट इज इनसफिशिएंट। मतलब क्या है, विजिबल मूवमेंट देख करके हम ये बोल सकते हैं कि वो लिविंग है, लेकिन अगर विजुअल मूवमेंट ना हो रही हो तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्या है, नॉन लिविंग है। और बात करिएगा, एग्जाम टिप देखना क्या है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस ऑफन टेस्ट इफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो आपको पता है बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आते हैं कैसे आते हैं, असर्शन रीजन टाइप के सवाल भी बोर्ड एग्जाम में अब आने लगे हैं। तो उनके अंदर क्या वो टेस्ट करेंगे, वो ये टेस्ट करेंगे बाद कि क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है या फिर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। याद करने वाली बात क्या देखना बड़े ध्यान से, क्या लिखा तुम्हारा, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। डिफाइनिंग का मतलब मैंने क्या बोला, मतलब क्या है, उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो कौन है, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, नॉट जस्ट विजिबल मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ी मूवमेंट जो हमको दिख रही है, उनको देख के तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट बॉडी में चल रही है इसका मतलब वो क्या है, लिविंग है। अगर बॉडी के अंदर की जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर ये बंद हो गई तो आप क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे। और देखिएगा ध्यान से क्या बातें लिख दी हैं। अब क्या है तुम्हारा, द वायरस कंट्रोवर्सी। अब हमने क्या बोला कि सिंपल सी बातें हैं, अगर किसी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, कॉपी बाहर कर लो, साथ साथ में चीज़ों को लिखते भी रहना है। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, जो भी बात आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है वो आप लिखते रहिए, ठीक है, क्योंकि क्लास के एंड में मैं वो कॉपी चेक करूंगा। जो भी तुमको लगे कि हाँ ठीक है इन्होंने काम की बात बोल दी, लिख दो। पूरा नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरी स्लाइड आपको छापनी है, लेकिन कुछ भी बेसिक बातें जो आपको लगे कि हाँ ये वाली बात इंपॉर्टेंट है तो उसको लिख दो, 1-2 लाइन, जो 3 लाइन ऐसे लिखते रहो। लिखोगे तो उसे सीखोगे ज़्यादा बढ़िया से, ठीक है। गर्मी होगी थोड़ी झेल लेना, ठीक है, तो लिखते रहना। अब देखना क्या हमने देखा पिछली स्लाइड में, हमने देखा अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है तो सामने वाला क्या है, लिविंग है। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो रही है, ठीक है। अब एक ऐसा इंसान आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। इसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट कभी होती भी है और कभी नहीं भी होती। समझना ध्यान से कैसे क्या हुआ, देखना ध्यान से। लिखा है तुम्हारा, डू वायरसेस शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्या एक वायरस की बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है? सवाल क्या क्या है आंसर, नो दे डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन द। मतलब क्या है, कभी भी किसी भी वायरस की बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती है until they infect some cell। मतलब क्या है, वही वायरस अगर मेरी बॉडी के अंदर जाएगा और मेरी किसी बॉडी के सेल को इन्फेक्ट कर देगा तो उस सेल के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी वायरस की वजह से। समझना ध्यान से क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर अलाइव और नॉट। मतलब क्या है, अब क्योंकि जब वायरस बॉडी के बाहर है किसी भी पैथोजन की, ठीक है, किसी भी होस्ट की बॉडी के बाहर है तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही। कौन सी मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। लेकिन यही जब होस्ट की बॉडी के अंदर गया तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होने लगी। इसका मतलब कभी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है और कभी नहीं हो रही है। इसीलिए क्या ये कंट्रोवर्सी इस समय मार्केट में चल रही है कि वायरस को अलाइव बोले या फिर नॉन अलाइव बोले या फिर मरा हुआ बोले। और देखिएगा बातों को नोट करने वाली बात क्या, समझना ध्यान से। एग्जाम टिप क्या आपकी, वायरसेस आर कंसीडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों, क्योंकि वो कभी लिविंग की तरह बिहेव करता है कभी नॉन लिविंग की तरह। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, वायरस को बीच में मानते हैं। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग का। और देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है, वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन सेलुलर मशीनरी, दे हाईजैक द होस्ट मशीनरी। मतलब क्या हुआ, समझना ध्यान से, वायरस के सेल के अंदर जो उसकी बॉडी है उसके अंदर खुद का कुछ भी मशीनरी प्रेजेंट नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन जब वायरस हमारे किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो अब वो जो हमारा सेल है वो वायरस के हिसाब से काम करने लगेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वायरस है वो क्योंकि सेल के अंदर घुस गया है तो अब वो पूरा सेल क्या हो चुका है, तुम्हारा वायरल सेल हो चुका है। वो क्या हो चुका है, वायरल सेल। तो वो उस सेल के कंपोनेंट्स को यूज करके अपने हिसाब से काम करवाएगा। जैसे हमारा होता है HIV का वायरस, वो हमारे बॉडी के किसी भी नॉर्मल सेल में जाएगा और उस सेल की WBC को खत्म करने का काम करेगा। WBC क्या होता है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। एक बार WBC को कर दिया खत्म तो उससे क्या होगा, अब जो भी कॉमन कोल्ड, जो भी हमको होंगी प्रॉब्लम हो सबकी सब क्या होंगी, इतनी डेंजर होंगी कि कॉमन कोल्ड से इंसान की मौत हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, जो HIV है वो खुद में ऐसा नहीं कि कुछ नया डिजीज कॉज कर रहा है, वो बेसिकली हमारी बॉडी के WBC को मार देगा। WBC गया तो हमारी बॉडी के सारे सोल्जर्स खत्म हो गए। तो अब क्या होगा, जो भी डिजीज होगा वो डिजीज क्या होगा, खतरनाक होगा। जो कॉमन कोल्ड 3 दिन में ठीक हो रहा था अब वो
1 साल में 2 साल में ठीक होगा, सिंपल सी बात ये है। तो ये कौन करता है? वायरस करता है। इसका मतलब क्या है? वायरस का काम सिंपल सा है, वो बॉडी में जाएगा, एक पार्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट करेगा और उस सेल को अपने हिसाब से काम करवाएगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है? वायरस का खुद का कुछ सेल का सिस्टम नहीं होता है, वो हमारे बॉडी के सेल को या फिर किसी भी होस्ट के बॉडी के सेल को अपने हिसाब से काम करवाता है, एज सिंपल एज दैट, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, देना क्या लिखा है, याद करने वाली बात क्या है? वायरस शोज नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट अंटिल दे इन्फेक्ट अ होस्ट सेल। मतलब क्या, वायरस की बॉडी में कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती है जब तक वो लोग किसी एक पार्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट ना कर दे। और देखिएगा ध्यान से क्या लिख दिया है, और देना क्या लिखा है? द थ्रेट टू लाइफ, ठीक है, ब्रेक डाउन एंड रिपेयर। और समझना क्या लिखा हुआ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है? एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कैसे? हमारे अंदर सेल होता है, सेल से बनता है टिश्यू, उससे क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। बेसिक बात ये है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना कि हमारी बॉडी क्या है? बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हमारी बॉडी में सेल हैं, फिर उन सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से क्या बन रहा है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बन रहा है बेसिकली। अब क्या है, अगर इसमें में से किसी भी लेवल पे कुछ भी दिक्कत आई, अगर मान के चलो सेल बनना बंद हो गए या फिर सेल टूट गया, जिसे कोई कॉल काट रहा है इसका मतलब नहीं बात करना चाह रहा है, ठीक है। अब देना क्या लिखा है, क्या हुआ? सेल से बना टिश्यू और उससे क्या बना? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब मान के चलो किसी भी लेवल पे दिक्कत आई, ठीक है, मान लो वो मॉलिक्यूल खराब हो गया या फिर वो मॉलिक्यूल बनना बंद हो गया जिससे सेल बन रहा है। तो अगर मॉलिक्यूल बनना बंद हो गया तो सेल भी नहीं बनेगा, अगर सेल नहीं बनेगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, और टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म बेचारा मर जाएगा जैसे है। तो मतलब क्या हुआ कि इतना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज्ड है इसलिए क्या है, इन्वायरमेंट से या फिर किसी भी चीज से खराब होने का भी खतरा क्या है? बहुत ज्यादा है। जैसे मान के चलो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरी पूरी प्रॉपर बनी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये बिल्डिंग क्या होगी? इसका पेंट खराब होगा, धीरे धीरे करके चीजें क्या होंगी? खराब होना स्टार्ट होंगी जब पुरानी होगी बिल्डिंग। अब क्या होगा, अगर इस बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हुई, अगर इस बिल्डिंग को हमने फिर से नया नहीं किया, फिर बढ़िया से उसको नहीं रखा, तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद बिल्डिंग ये टूट जाएगी, खराब हो जाएगी बिल्डिंग। तो बेसिक बात हमारी बॉडी के साथ भी है। हमारी बॉडी भी क्या है? अलग अलग मॉलिक्यूल से, सेल से, इन सब के मिलकर बनी है। अगर इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए कोई सिस्टम नहीं हुआ, अगर इस बॉडी के रिपेयर के लिए कोई सिस्टम नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा? बॉडी खराब हो जाएगी और इंसान का क्या होगा? खात्मा उसमें हो जाएगा। तो बेसिक बात आपकी ये है कि ये जो, क्योंकि सेल बहुत, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन खराब भी हो सकती है इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर से क्या है, यहाँ पे क्या शब्द लिखा था? द थ्रेट टू लाइफ। थ्रेट का मतलब क्या है? खतरा है, क्योंकि अब हमारे बाहर बहुत कुछ हो रहा है, तो उस बाहर के बहुत कुछ से हमारी बॉडी अफेक्ट हो सकती है। बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में गया, अब क्या करेगा? अगर उस पैथोजन को ठीक करने का, फिर उस पैथोजन को मारने का जो उपाय है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो पैथोजन क्या करेगा? उस बॉडी को खत्म कर देगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए इसके खराब होने का भी खतरा क्या है? बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पे भी खराब हो सकता है, इस पे भी खराब हो सकता है, इस पे भी खराब हो सकता है, इस पे भी खराब हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पर भी खराब हुआ तो उससे पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि बॉडी तो बन गई है प्रॉपर, ठीक है, बॉडी तो प्रॉपर बन गई है, लेकिन इसके खराब होने का भी खतरा क्या है? बहुत ज्यादा है। देना क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? द थ्रेट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दिस ऑर्डर्ड नेचर, ये प्रॉपर ऑर्डर में है, दिस नेचर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये जो नेचर है, जो हमारी बॉडी जो बनी है वो क्या है? बहुत ऑर्डर्ड बनी हुई है, लेकिन इन्वायरमेंट की इफेक्ट की वजह से ये बॉडी के टूटने का खतरा क्या है? बहुत ज्यादा है। और टूटेगा ही, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई पैथोजन कुछ ना कुछ तो बाहर से बॉडी में जाएगा ही। और देना क्या लिख दिया है? द रूल इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी। मतलब क्या, अगर ये ऑर्डर कहीं से भी खराब हुआ तो ऑर्गेनिज्म को मरना पड़ेगा। अब देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कॉन्स्टेंटली रिपेयर एंड मेंटेन देयर। मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा फीचर होना जिससे क्या हो, वो लगातार ये जो भी खराब हो रहा है उसको रिपेयर करते रहे, उसको मेंटेन करते रहे। अब देखिए क्या लिख दिया, कंक्लूजन, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। अब क्या हुआ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल से बने हैं, जाहिर सी बात सबके सब क्या बने? मॉलिक्यूल से बने। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट लगातार बॉडी में चलती रहनी चाहिए। ये बेसिक बात है, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर बने किससे? मॉलिक्यूल से बने। इसका मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लगातार होती रहनी चाहिए। जैसे हम लोग बेसिक बात करें अगर, तो हमारे हर एक सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा। अगर सेल हुआ खराब तो टिश्यू भी खराब होगा, और उसके आगे जो भी होता है ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सेल को लगातार एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी क्या यूज करती है?
ऑक्सीजन यूज़ करती है एनर्जी बनाने के लिए। अगर इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मूवमेंट बॉडी में नहीं होगा, अगर इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मूवमेंट बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, यही बात है जो हम लोग क्या बोल रहे थे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोल रहे थे, यही हम लोग क्या बोल रहे थे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर विजिबल मूवमेंट ना भी हो चल जाएगा, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होनी चाहिए। और देखना ध्यान से क्या लिख दिया, गर्मी वर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये खराब है कि लाइट नहीं है, देना क्या लिख दिया, नोट करने वाली बात, देना क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा दिस कॉन्टिन्यूस ब्रेकडाउन इज इसेंशियली एंट्रोपी, मतलब क्या है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है बेसिकली। ऑर्गेनिज्म एक्सपेंड एनर्जी टू फाइट दिस ब्रेकडाउन, मतलब क्या है, अब ये जो भी ब्रेकडाउन यहाँ पर हो रहा है, अगर मान के चलो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या वो काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। मतलब क्या है, इस ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी क्या यूज करती है, एनर्जी यूज करती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो खाना खाते हैं उससे मिलती है। इसका मतलब क्या है, लगातार कुछ ना कुछ बाहर से बॉडी में जाना चाहिए। और देना क्या लिख दिया है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट की इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बाहर बहुत कुछ है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसकी वजह से ये जो ऑर्डर बना हुआ है ये टाइम के साथ ब्रेक डाउन होने का चांस क्या है, बहुत ज़्यादा। लाइट नहीं क्या सर, एक बार उसको देखिए क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है, लाइट की दिक्कत है पक्का, फैन ऑन कर दो, इसका नहीं जाएगा, घर नहीं जाएगी, ठीक है चलिए। अजना क्या लिखा है, याद करने वाली बात क्या है, तुम्हारा जो हायरार्की है, जो ऑर्गेनिज्म है वो बने किससे, टिश्यू से बने हैं, टिश्यू बना है सेल से, सेल बने किससे, सेल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सेल कंपोनेंट का मतलब क्या है, मतलब जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, उनको बोलते हैं सेल कंपोनेंट। अब देना क्या लिखा है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग स्ट्रक्चर बाय मूविंग, मतलब क्या है, मॉलिक्यूल मूव करेंगे, रिपेयर वाला काम होता रहेगा, और उसी रिपेयर वाले काम से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर की बेसिकली मेंटेनेंस हो रही है। ठीक है, अब मैं ये चाहूंगा पूछना ये अनुभव से, ये मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आ रही है, बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, क्यों, ठीक है बेटे। अजना यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, जो मेंटेनेंस जॉब है हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेंटेन करना इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम लोग सीख चुके हैं। मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बाहर बहुत कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है तो बॉडी टूटेगी तो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा बड़े ध्यान से क्या लिख दिया, लिखा है तुम्हारा द कॉन्टिन्यूअस नीड फॉर अपकीप। अपकीप का मतलब क्या होता है, बेसिकली मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की जो कॉन्टिन्यूअस नीड है वो हमारे बॉडी को है। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब क्या है, हो सकता है जब हम लोग कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं उस टाइम पे भी क्या है, जो मेंटेनेंस जॉब है वो चलती रहनी चाहिए। जैसे क्या है, हम कहीं पर बैठे, जैसे हम वी आर सिटिंग इन अ क्लास, जब हम क्लास में बैठे हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और इवन इफ वी आर जस्ट, हम सोए हुए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी मेंटेनेंस जॉब चलती रहनी चाहिए। समझिएगा ध्यान से, ऑफिशियल डेफिनेशन, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ। मतलब क्या है, वो सारे के सारे प्रोसेस जो मिल करके इस मेंटेनेंस जॉब को कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। बेसिक सी डेफिनेशन ये है किसकी, लाइफ प्रोसेस की। अब देखना पड़ेगा यहाँ से क्या लिख दिया है, लिखा है तुम्हारा द प्री रेक्विसाइट। इसका मतलब क्या है, इस लाइफ प्रोसेस के लिए हमको क्या चाहिए, इस मेंटेनेंस जॉब के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लिखा है तुम्हारा सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर द, मतलब क्या है, ये सारे के सारे अगर मेंटेनेंस जॉब होनी है तो इन सब के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। बेसिक सी बात है, क्या चाहिए, ताकत चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, द प्री रेक्विसाइट, मतलब बाहर से हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। अब देखना ध्यान से, नोट करने वाली बात क्या है, लिखा है तुम्हारा कॉमन मिस्टेक क्या होती है बच्चों के द्वारा, थिंकिंग लाइफ प्रोसेसेस पॉज व्हेन वी स्लीप। मतलब क्या है, जब हम सो जाते हैं तो लाइफ प्रोसेस पॉज नहीं होते हैं। क्या होता है, लाइफ प्रोसेस लगातार आपके चल रहे हैं, मेंटेनेंस जॉब लगातार चल रही है। तो एक बात बताना, मैं इसको लाइफ प्रोसेस बोलूं या फिर मेंटेनेंस जॉब बोलूं, दोनों बातें सेम है कि नहीं है, बातें क्या है दोनों की दोनों सेम है, या तो लाइफ प्रोसेस बोलिए या फिर क्या बोलिए, मेंटेनेंस जॉब। बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में क्विज होगी, और अगर क्विज में आप फेल होते हैं तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, रूल के हिसाब से। और देना क्या लिखा है, एग्जाम टिप क्या लिखी है तुम्हारी, लिखा है
द डेफिनेशन प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब इज एग्जैक्ट बोर्ड अप्रूव्ड एनसीईआरटी। मतलब क्या है, ये जो डेफिनेशन हमने बोली है, इस डेफिनेशन को बोर्ड भी क्या करता है, अप्रूव करता है। मतलब ये डेफिनेशन आपकी ऑफिशियल है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। राइट दिस, यही लिख के आना बोर्ड एग्जाम में, अपने स्कूल के एग्जाम में, यही क्या है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना क्या लिख दिया, याद करने वाली बात क्या है, लिखा है तुम्हारा लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़ लिया, और क्या लिखा है, प्री रिक्विसाइट, क्या चाहिए इस काम को करने के लिए, क्या चाहिए तुमको, लगातार एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बेसिक सी बात है, ठीक है। और देखना ध्यान से, अब क्या लिखा है तुम्हारा, न्यूट्रिशन। अब पढ़ते हैं उस मेंटेनेंस जॉब के बारे में, कौन कौन सी जॉब है। पहला क्या है तुम्हारा, सोर्सिंग द एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन। समझते क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, ताकत हमको कहाँ से मिलती है, बाहर से आती है शरीर में। न्यूट्रिशन मतलब देना क्या होता है, द प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू दी, मतलब क्या है, किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को, हम उसको खाना बोलते हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है उसको, सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर बाहर से बॉडी के अंदर ला रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसको आप फूड भी बोल सकते हैं। अब देखना ध्यान से, ग्रोथ फैक्टर क्या है, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फॉर फ्रॉम, मतलब क्या है, अगर बॉडी ग्रो कर रही है तो क्या चाहिए हमको, एक्स्ट्रा सामान भी चाहिए। मतलब क्या हुआ, एक तो क्या है, खाना जो चाहिए एनर्जी के लिए, तो एनर्जी तो हमको बेसिकली बस खाली कहाँ से मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। समझना बात को बड़े ध्यान से, कहाँ से मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। लेकिन अगर बॉडी को ग्रो करना है, ये तो सिर्फ ताकत के लिए, ताकत वाले सारे काम इससे हो जाएंगे। लेकिन अगर बॉडी को ग्रो भी करना है, मसल्स आपके ग्रो कर रहे हैं, आपकी बोन ग्रो कर रही है, अगर ग्रो करना है तो और भी सामान हमको चाहिए, क्योंकि हम खाने में बस खाली कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, हम प्रोटीन भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं, वाइटामिन भी खाते हैं, सब कुछ खा रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, एनर्जी तो इससे मिल जाएगी, और बाकी जो प्रोसेस है बॉडी को मेंटेन करने की, ग्रो कराने के, उसके लिए हमको बाकी रॉ मटेरियल्स भी खाने पड़ेंगे। सिंपल सी बात ये है। और देना क्या लिख दिया, लिखा तुम्हारा कार्बन डिपेंडेंसी की बात क्या है, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, जितनी भी लाइफ है अर्थ पे, सबके अंदर अगर तुम चेक करोगे तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है। जैसे देखना एग्जांपल के तौर पे, हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। तुम चेक करोगे प्रोटीन, डाइजेस्ट होकर वो बनाता है अमीनो एसिड, और अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेक करोगे तो उसमें भी एक आर ग्रुप आता है। आर का मतलब क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, ठीक है। अगर आप फैट चेक करेंगे तो फैट बना है फैटी एसिड से, लिपिड से, इसका भी स्ट्रक्चर चेक करोगे, इसमें भी कौन आता है, कार्बन आता है। विटामिन चेक करोगे, उसमें भी कौन आता है, कार्बन आता है। तो हमारी बॉडी का न्यूक्लिक एसिड डीएनए चेक करोगे, डीएनए में भी कौन आता है, कार्बन आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी जिन जिन मेन स्ट्रक्चर को मिला के बनी है उन सब में कौन है, कार्बन है। इसका मतलब क्या है, हमारी लाइफ डिपेंड करती है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। इसीलिए क्या, कार्बन का एक अलग से चैप्टर बना है हर एक क्लास में। क्यों, क्योंकि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्ट्रक्चर से हमारी बॉडी बनी है सब में कौन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है, लिखा है कार्बन डिपेंडेंसी। क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। और देखिएगा ध्यान से, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज दे आर ऑल्सो कार्बन, क्योंकि हमारे अंदर जो भी स्ट्रक्चर हैं वो बने किससे, कार्बन से। इसका मतलब जो हम लोग खाना भी खा रहे हैं वो भी क्या है, कहीं ना कहीं कार्बन बेस्ड ही होता है, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन ही प्रेजेंट है। और देखना ध्यान से, कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स। मतलब क्या है, वो कार्बन सोर्स कितना कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल। मतलब क्या है, जो खाना खा रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके हिसाब से अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस यूज करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या है, जो काऊ है, जो इस तरह के जानवर है, वो घास खा सकते हैं। क्या हम लोग घास खा लेंगे, हम लोग घास नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर डाइजेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे डिजाइंड है जिससे क्या हो, उनके अंदर ग्रास डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन हमारा वैसे डिजाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो खाना आप बाहर से खा रहे हैं उसके हिसाब से आपके अंदर का जो भी सिस्टम है उसको डिजाइन किया गया। इसलिए यहाँ पे क्या बात लिखी हुई, लिखा है तुम्हारा डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स। हम खाते हैं ग्लूकोज, हमारा क्या है, जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, ग्लूकोज है। और जो प्लांट्स के पास है, जो घास में होता है, वो क्या होता है, सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यूलोज। ग्लूकोज डाइजेस्ट करने का इन्वायरमेंट मेरी बॉडी में है,
लेकिन इसको डाइजेस्ट करने का एनवायरमेंट मेरी बॉडी में नहीं है। इसका मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये कॉम्प्लेक्स उतना नहीं है तो इसको मैं डाइजेस्ट करके एनर्जी बना लूंगा। तो बेसिक बात ये है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी आपका न्यूट्रिशनल प्रोसेस है बॉडी में, वो डिजाइन किए गए हैं। देना नोट करने वाली बात क्या लिखी है, लिखा है तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर प्राइमरली बिल्ट फ्रॉम कार्बन बेस्ड सोर्सेज। एनसीईआरटी लाइन फोकस क्या है तुम्हारा, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। समझ लिया इस लाइन को हमने बहुत बढ़िया से। और जना क्या लिखा है, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, ट्रांसफरिंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू दी इनसाइड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। बेसिक बात है, बेसिस ऑफ लाइफ क्या है तुम्हारा, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। बेसिस का मतलब क्या है, मतलब क्या है, लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड करती है, किस पे, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। अब क्या लिखा है तुम्हारा, ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी। अब क्या हमने खाना खा लिया और उसको हमने क्या बोला, न्यूट्रिशन बोला। खाने को बाहर से अंदर डालने को हमने क्या बोला, न्यूट्रिशन बोला। अब क्या है, सिर्फ खाना खाने से काम नहीं चलेगा, उस खाने से हमको एनर्जी भी बनानी पड़ेगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो खाना खाया उससे एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। समझिए क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर वेरिड। मतलब क्या है, अलग अलग टाइप का खाना हम लोग खाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी सोर्स बाहर से बॉडी में आ रहा है वो क्या है, वेरिड का मतलब क्या है, वेरिएबल है, अलग अलग टाइप का है। दे मस्ट बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड ग्रोथ। मतलब क्या हुआ, जो खाना हम खा रहे हैं वो अलग अलग टाइप का है, तो हमें करना क्या है, उन सबको मिला करके एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना। क्या है, तुमने आलू खाया, तुमने चावल खाया, रोटी खाई, कुछ भी खाई, सबको तोड़ ताड़ के हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। फिर उस ग्लूकोज से एनर्जी हमारी बॉडी आराम से निकाल लेगी। इसका मतलब क्या है, बाहर से बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ से एनर्जी बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी डिजाइंड नहीं है। तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, बाहर से जो कुछ भी तुम खा रहे हो उसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम सोर्स ऑफ एनर्जी में हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बॉडी बस खाली ग्लूकोज से एनर्जी बना पाती है और किसी से एनर्जी नहीं बना पाती। और देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या लिखा है तुम्हारा, द मैकेनिज्म। अब कैसे बनाएगी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट केमिकल मींस टू ब्रेक डाउन। मतलब क्या है, बहुत सारे तरह तरह के केमिकल रिएक्शन को यूज करके क्या बनाएगी, बॉडी एनर्जी बनाएगी। उसमें से सबसे कॉमन रिएक्शन जो यूज होते हैं वो कौन है तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। और देना क्या लिख दिया, फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म एक्वायर ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब क्या है, इसी प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाहर से क्या लेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि उसी ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनती है, एनर्जी बनती है। सिंपल बेसिक बात है यार। और देना क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूजिंग इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड। मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिससे हम लोग बाहर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, फिर उस ऑक्सीजन का यूज करके क्या बना रहे हैं, सेलुलर नीड के लिए क्या बना रहे हैं हम लोग, एनर्जी बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। दोनों बातें हैं, बाहर से ऑक्सीजन को लेना भी और उससे एनर्जी बनाना भी, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। बस खाली हम बोले कि बाहर से ऑक्सीजन लेना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद बाहर से लिया भी, फिर एनर्जी बना भी ली, उस पूरे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इसका मतलब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम नहीं है। समझना ध्यान से क्या लिखा है, नोट करने वाली बात क्या लिखा देना। एग्जाम टिप क्या है तुम्हारा, ब्रीथिंग इज जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन, बस ऑक्सीजन को अंदर लिया उसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन इज द एक्चुअल केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से जब उस खाने को तोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। डू नॉट कंफ्यूज द टू, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देना क्या लिखा है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, किसके बेसिस पे, देना क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर कॉमन फॉर ब्रेकिंग। अब देना क्या है, समझना बात को ध्यान से। अगर कभी भी आपकी लाइफ में या फिर एग्जाम में असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो करना क्या है, यहां पर दिया होगा एक स्टेटमेंट, यह हमेशा के लिए कभी भी आया बोर्ड एग्जाम में, और यहां पे क्या दिया होगा, दूसरा स्टेटमेंट। अब अगर तुमको इस तरह के सवाल सॉल्व करने हैं तो क्या करो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इनके बीच में क्या लगा दो, बिकॉज लगा दो। क्या लगा दो, बिकॉज लगा दो। अगर बिकॉज लगाने के बाद जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट बने, अगर उसका सेंस बन रहा है तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो ऑप्शन बी सी डी होगा, अलग अलग उसके हिसाब से फिल कर देना। अगर स्टेटमेंट का सेंस बन रहा है बिकॉज को यूज करने के बाद तो क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ट्राई करके देखते हैं, देना क्या लिखा है,
लिखा है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर कॉमन फॉर ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे कन्वर्ट वेरिड एनर्जी सोर्सेज इनटू यूनिफॉर्म एनर्जी। सेंस बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए है। इसलिए क्या लिखा, बोथ आर ट्रू। ऑप्शन ए में यही होता है कि दोनों क्या है, ट्रू है, और जो रीजन है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। सिंपल सी बात है। तो अगर सेंस बन रहा है तो क्या जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। नहीं बन रहा है तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी सी डी में सब रहता ही है। और देना क्या लिखा है, याद करने वाली बात लिखा है तुम्हारा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। समझना क्या है, लिखा है एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एंड यूजिंग इट टू ब्रेक डाउन फूड फॉर सेलुलर नीड्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन में, कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। बेसिक बात है, ठीक है, जो पढ़ लिया वही है। एक बार यहाँ तक रीड कर लो फटाफट।